नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम भ्रष्टाचार के बारे में आपको जानकारी देंगे। भ्रष्टाचार से जुड़े नियम कानून बताएंगे। भ्रष्टाचार आज कानून व्यवस्था के साथ साथ एक सामाजिक समस्या भी बन चुका है। भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन विधेयक 2018 रिश्वत देने वालों और रिश्वत लेने वालों को दंडित करने का प्रावधान करता है। यह विधेयक लोक सेवकों के रिश्वत देने या लेने का दोषी पाए जाने पर जुर्माने के अलावा 3 से 7 साल तक के जेल की सजा का इसमें प्रावधान भी है। कानून के तहत रिश्वत देने वालों को अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा इस कानून में जन सेवकों, नेताओं, नौकरशाहों और बैंकरों को अभियोजन से संरक्षण भी प्रदान किया गया है। अब सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के लिए उनके विरुद्ध जांच करने से पहले सक्षम अथॉरिटी से मंजूरी हासिल करना जरूरी होगा। ये कानून कहता है कि जब किसी व्यक्ति को अपने या अन्य किसी के फायदे के लिए रिश्वत लेने या देने का प्रयास करने के आरोप में मौके पर ही गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे में मामलों में मंजूरी लेना जरूरी नहीं। कानून के मुताबिक यह संरक्षण रिटायर्ड जनसेवकों को भी मिल सकता है क्या? ये तो थी भ्रष्टाचार से जुड़ी कुछ बुनियादी जानकारी। आज भ्रष्टाचार के नियमों के बारे में जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रविंद्र जी। तो प्रदीप जी, आपको विषय से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं, आप राय ले सकते हैं। फोन नंबर फटाफट आप नोट कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0120612793 0120612793 इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आपको कोई चाहिए तो आपके लिए फोन लाइंस खुली हुई हैं। तो प्रदीप जी से हम समझते हैं सारी चीजों को। प्रदीप जी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लाने का क्या मकसद था? रविंद्र जी, बेसिकली जब जी सोसाइटी के अंदर करप्शन बढ़ी, खास तौर पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन जब बढ़ी जी, तो उस टाइम पे एक ऐसा कोई कानून लाने की आवश्यकता महसूस की गई जिसके कारण से करप्शन के ऊपर चेक एंड बैलेंस किया जा सके। जी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का 2018 में संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ जी। उसमें पहली बात तो ये होता है कि किन किन के ऊपर ये एप्लीकेबल है, किन किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जी। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 2C के अंदर डिफाइन किया गया है कि पब्लिक सर्वेंट्स कौन है। पब्लिक सर्वेंट वो हर आदमी है जो किसी भी तौर पर सरकारी पैसे का प्राप्त करता है, किसी भी तौर से हो चाहे, तो वो पब्लिक सर्वेंट आ जाएगा जी। पब्लिक सर्वेंट खाली इंडिविजुअल आदमी नहीं, कोई ट्रस्ट और सोसाइटी भी होती है रविंद्र जी। जी। तो अब अमेंडमेंट लाने का 2018 में क्या कारण था, किस लिए ये लाया गया, इसके बारे में बताना चाहूंगा पहले कि हम आगे बढ़े। जी जी जी। 2018 में जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जब अमेंडमेंट हुआ तो इसका बेसिक पर्पस क्या था कि पहले ऐसा पाया गया कि इसकी आड़ को लेके कुछ लोग अपने पर्सनल स्कोर्स को सेटल करते थे और किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को वो फंसा लेते थे और मानी अनमानी अपनी बातें करवा लेते थे जी। उन सब चीजों की कुछ कमियां थी तो सरकार को लगा कि क्यों नहीं इसके अंदर हम कुछ अमेंडमेंट कर दें जी। उस अमेंडमेंट में क्या हुआ, अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई इंक्वायरी है या उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो उसमें यह हुआ कि सबसे पहले उसके लिए इंक्वायरी होगी और इन्वेस्टिगेशन होगी जब तक कि उसकी प्रोसिक्यूशन ना हो जी। प्रोसिक्यूशन के लिए अगर किसी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करनी है तो आपको पहले सैंक्शन लेनी पड़ेगी कंसर्न्ड ऑफिसर से जी। अब कंसर्न्ड ऑफिसर कौन है? कंसर्न्ड ऑफिसर इसमें रविंद्र जी वो है जो एक सीधा सा लॉ है
कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है जी। वही टर्मिनेटिंग अथॉरिटी है। जी जी। तो जो आदमी आपको अपॉइंट करेगा आपको उसी से सैंक्शन लेनी पड़ेगी। जी अज्यूम कीजिए फॉर ए सेकेंड, कोई डिपार्टमेंट है, कोई भी महकमा है, कोई मिनिस्ट्री है, अगर उसका एक आदमी अपना करप्शन के अगर लगता है ऐसा कि इन्वेस्टिगेशन में या इंक्वायरी के अंदर कि इसके खिलाफ करप्शन के चार्जेस बनते हैं जी। और चार्जेस के दौरान आप मानिए कि उसका इमीडिएट बॉस जो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी हो जी। वो किसी भी कारण से उसकी सैंक्शन को ग्रांट नहीं कर रहा जी। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये तो नहीं हो सकता कि अगर प्रमा फसाई किसी के खिलाफ अगर एविडेंस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। जी। ऐसी स्थिति में जब एक या हम ये भी कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर स्थान जो उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो रिक्त हो उस स्थान पर। जी। तो ऐसी स्थिति में जो वहां के, जैसे अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल लूं कि अगर पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में कोई डायरेक्टर या ऊंची पोस्ट वाला आदमी अगर नहीं है तो एलजी के पास पावर है कि वो उस पर्टिकुलर जो आयुक्त जो वो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ सैंक्शन दे सकते हैं। सेक्शन 17A के अंदर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर ये सब प्रक्रिया दी हुई है, प्रोसीजर दिया हुआ है कि क्या क्या इसमें चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है इस अमेंडमेंट के द्वारा जो एक सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई कि सैंक्शन इज ए मस्ट, सैंक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, इट इज ए मस्ट। ये आपको लेनी ही पड़ेगी अगर आपको किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ एक प्रक्रिया शुरू करनी है। जी। इसके अगर आप जी अगर आप ये प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो जब आप कोर्ट के सामने अपना केस लेके जाएंगे तो कोर्ट उस अधिकारी को डिस्चार्ज कर देगी ऑन दिस ग्राउंड कि आपका जो प्रोसीजरल लैप्सेस है। जी जी बिल्कुल। चूंकि अपराध को लेकर भी हमें समझना होगा कि क्या क्या अपराध इसकी श्रेणी में आते हैं और इसको लेकर सजा की भी बात हम समझना चाहेंगे कि कितनी सजा हो सकती है। जी रविंद्र जी, देखिए 2-3 तरह की चीजें मैं बताऊंगा जहां पर कि ये कैसे कैसे अपराध होते हैं, कौन पब्लिक सर्वेंट होता है जी। और घूस किस तरह से ली जाती है, कितनी सजा है, आपका बड़ा जायज एक क्वेश्चन है। जी। मैंने जैसा अभी पहले बताया था कि कोई भी ऐसी व्यक्ति या संस्था जिसको गवर्नमेंट से किसी भी तरह की एड मिल रही हो, अगर कोई व्यक्ति के बारे में बात करें तो कोई ऐसा आदमी जो गवर्नमेंट से किसी भी तरह का पिक्यूनरी बेनिफिट ले रहा हो, पैसा ले रहा हो, जैसे कि सैलरीड क्लास पर्सन। ठीक बात। तो जैसे ही आपने सरकार से किसी भी तरह का पिक्यूनरी एडवांटेज लिया, ठीक बात, पैसे का, जैसे सैलरी के तौर पे, तो आप पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आ गए। ठीक। अब पब्लिक एक क्वेश्चन अब फिर ये भी आएगा कि क्या कोई ट्रस्ट या कोई सोसाइटी पब्लिक ट्रस्ट है कि नहीं है। मेरा कहना यह है इसमें रविंद्र जी कि इवन ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज वो भी पीसी एक्ट के डोमेन में हैं अगर वो किसी भी तरह का कोई भी सरकार से पैसा लेते हैं या अगर कोई ट्रस्ट अपनी बिल्डिंग के लिए या किसी स्ट्रक्चर को ऑफिस के लिए बनाने के लिए अगर सरकार से उन्होंने इवन सस्ते दामों के अंदर वो जमीन ले ली या अगर उन्होंने किसी तरह का कोई फंड ले लिया गवर्नमेंट से जिसके माध्यम से वो अपनी कार्यवाही दिन प्रतिदिन की जो प्रक्रिया है उनको चलाते हैं, तो जहां पर भी गवर्नमेंट के पैसे का इन्वॉल्वमेंट वहां पर आ गया तो वो एक पब्लिक सर्वेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक बात जी। अब इससे संबंधित अपराध क्या क्या है, गवर्नमेंट जो घूस से संबंधित जो है इनकी कितनी सजा है, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर पीसी एक्ट की हम बात करेंगे तो सेक्शन 8 और सेक्शन 9 दो सेक्शंस हैं जिनमें ऑफेंसेस घूस के संबंधित जो ऑफेंसेस होते हैं उनके खिलाफ बोला गया है। सेक्शन 8 में अब देखिए एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है कि खाली अगर किसी ने ये कह दिया कि ये मेरे से घूस ले रहा है
तो वो एक चेन कंप्लीट नहीं होगी, उसके ऊपर पूरा एक्शन नहीं हो सकता। ठीक ठीक ठीक। एक्शन कब कंप्लीट होगा? एक्शन तब कंप्लीट होगा जब आप डिमांड करेंगे और फिर उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। बिल्कुल, ये थोड़ा सा एक सवाल बनता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी घूस मांगे तो कैसे और कहां शिकायत करनी चाहिए? जी रविंद्र जी, 2-3 जगह हैं जहां पर हम जो भी सरकारी अगर अधिकारी कोई घूस मांगता है तो उसके करते हैं। एक हमारे पास है विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है किसी भी स्टेट में। जी। आप किसी भी कर्मचारी के खिलाफ जो आपसे घूस की डिमांड कर रहा है, आप उसकी शिकायत लिखित तौर पर अपने पूरे पते के साथ, अपने फोन नंबर के साथ, अपनी ईमेल एड्रेस के साथ, मतलब आप कंप्लीट अपनी जानकारी देते हुए एक कंप्लेंट उस पर्टिकुलर ऑफिस में सबमिट कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी पहले कि सेक्शन 17A जो मैंने अभी भी बताया था, उसमें प्रावधान है कि ऐसा नहीं कि आपने किसी के खिलाफ कंप्लेंट दे दी और वो उसको किसी को आपने मतलब वो जो एजेंसी है, विजिलेंस है या सीबीआई है, वो उसको ट्रैप कर लेगी। ऐसा नहीं है। किसी भी एलिगेशन को पहले इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसके बारे में इंक्वायरी की जाती है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन फिर हमें यह भी समझना होगा कि अगर कोई घूस मांगता है तो किस तरह के सबूत को उसकी जरूरत पड़ेगी? जी देखिए, दो तरह के रविंद्र जी घूस मांग, दो तरह की घूस होती है जी। एक हो गया कैश और एक हो गया काइंड। अगर किसी भी तरह का फेवर अगर कोई किसी से मांगता है जी, तो वो एक तरह की ब्राइब हो गई। लेकिन मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि पूरा साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक एक्सेप्टेंस के साथ साथ डिमांड के साथ साथ एक्सेप्टेंस भी नहीं होगा जी। मतलब मांगना एक आधा समझिए आधा काम हुआ, जब तक कि आप उससे उसको उस चीज को जो डिमांड की गई थी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जी। ये सेक्शन 8 और सेक्शन 9 ऑफ पीसी एक्ट में ये दिया गया है, जिसमें बताया गया कि डिमांड एंड एक्सेप्टेंस दे कॉन्स्टिट्यूट ए ऑफेंस अंडर पीसी एक्ट। अब इसमें दो तरह के प्रावधान हैं। एक प्रावधान तो ये है कि ऐसी स्थिति में कि आपने डिमांड किया और एक्सेप्ट कर लिया और आप पकड़े गए जी, ऐसी स्थिति में 3 से 7 साल की जेल का प्रावधान है। लेकिन किसी कारण से कोई आदमी यहां से बच गया, उसके ऊपर एलिगेशन आया, लैप्सिस के कारण बच गया जी। अब कोई ऐसा भी अधिकारी हो सकता है जो हैबिचुअल हो, टाइम एंड अगेन ये कार्य करता ही करता रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा जी? तो ये उसके अंदर उसको हम बोलते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर जी। तो ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए फिर ये जो सजा है ये एक्सटेंडेबल अप टू 10 इयर्स हो जाती है। इवन कि अगर लार्ज मासेस का नुकसान कहीं पे हो जी, और उस नुकसान को देखते हुए कोर्ट ये फील करे कि इसमें काफी लोगों का मतलब एक तरह से पब्लिक एट लार्ज अफेक्टेड थी, तो उसके अंदर सजा का 10 साल तक का प्रावधान है जी। बहुत अच्छी बातें और मुझे लग रहा कि ये बहुत जानकारी भरी बातें जो दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, और भ्रष्टाचार से जुड़ी कानूनी जानकारी आज हम देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी लगातार बने हुए हैं और वो आपको बहुत बारीक तरीके से बता रहे हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ भी बता रहे हैं कि किस तरह से आप शिकायत कर सकते हैं, क्या क्या प्रावधान है कानून में और किस अधिकारी के खिलाफ आप कहाँ शिकायत करें। तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए बेहतर जानकारी है और आपको कोई सवाल आपके जहन में बनता है तो आप निश्चित तौर पर दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप, हम फिर से आगे इस बातचीत को बढ़ाना चाहेंगे। अगर कर्मचारी पर विभागीय कार्रवाई हो रही है तो क्या उसे निलंबित किया जाता है? जी रविंद्र जी, देखिए सेक्शन 13 है पीसी एक्ट का जी, उसके अंदर क्रिमिनल मिसकंडक्ट का प्रोविजन है। सेक्शन 2 में सब सेक्शन 1 में पीसी एक्ट में अभी अमेंडमेंट हुआ है, सब सेक्शन 1 हो गया उसका, पहले पीसी एक्ट में सेक्शन 2 था सिर्फ, अब सब सेक्शन 1 और हो गया है जिसमें आफ्टर अमेंडमेंट एक प्रोविजन दे दिया है। अब किसी अधिकारी के खिलाफ अगर आप कोई एक्शन हो गया शुरू, तो इसके बारे में जो क्रिमिनल मिसकंडक्ट के बारे में अगर कहा जाए तो वो सेक्शन 13 के अंदर डिफाइंड है। इसमें जो कम से कम सजा है वो 4 साल से कम नहीं होगी, जिसे कि 10 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब
जैसा कि क्वेश्चन एक जहन में आता है कि अगर किसी कर्मचारी के ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन चल रहा है, कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो क्या उसे सस्पेंड कर लिया जाता है? मेरा कहना यह है कि ऐसी स्थिति में उसको सस्पेंड किया जाता है। उसका एक कारण है, लॉ ये कहता है कि कोई भी अधिकारी अगर वो अपनी सीट पे रहेगा तो अजम्पशन ये है जी कि वो जो उसमें विटनेसेस हैं, बिकॉज हम लोग एविडेंस बेस्ड सिस्टम है, हर अधिकारी के खिलाफ जब तक एविडेंस नहीं हो जाएगा और जब तक एविडेंस से वो बात प्रूव नहीं हो जाएगी, जब तक हम किसी को दोषी करार नहीं दे पा सकते। बिल्कुल। तो जब एविडेंस होगा तो उसका एविडेंस की दो ही चीजें हैं, एक तो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड के ऊपर जो भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कोई मटेरियल इकट्ठा किया, उसके बाद क्या है, उस एक्ट को होते हुए जो एक्ट हो रहा है करप्शन का, उसके विटनेसेस कौन है, किन किन लोगों की प्रेजेंस में हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में उस आदमी के खिलाफ जिसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है जी, उसको निलंबित कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। हालांकि उसको सस्पेंशन के टाइम में भी आधा वेतन प्राप्त होता है, लेकिन उसको उस पोस्ट से वहां से हटा दिया जाता है। इसके दो कारण होते हैं। एक कारण यह होता है कि वो अपनी प्रेजेंस के कारण उस पर्टिकुलर ऑफिस में अपने इन्फ्लुएंस से विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है और उनको तोड़ मरोड़ सकता है, झूठी गवाही देने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, बाध्य कर सकता है। दूसरा एस्पेक्ट जो इसका है वो ये है कि क्योंकि ऑब्वियसली जिसके खिलाफ कार्यवाही होगी जी, तो एविडेंस उस ऑफिस में ही होगा जी, जब एविडेंस वहां पर होगा तो जो अधिकारी उस पर्टिकुलर ऑफिस में कार्यरत है जी, वो उन एविडेंस के साथ छेड़खानी करने का प्रयत्न कर सकता है। कर पाए ना पाए ये दूसरा इशू है जी, बिल्कुल। लेकिन अजम्पशन ये है कि वो कोशिश तो करेगा ही करेगा। तो ऐसी स्थिति में इन बातों को ध्यान में रखते हुए उस आदमी को सस्पेंड कर दिया जाता है और उसको उस टाइम के अंदर जी। वो उसकी उस पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर एंट्री बैन कर दी जाती है। ठीक। अब उसका परिवार, कल को सपोज कीजिए कि वो आदमी जिसके खिलाफ चार्जेस हैं और उसके खिलाफ चार्जेस प्रूव नहीं होते जी, तो एक इनोसेंट आदमी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ठीक बात। तो ऐसी स्थिति में उस आदमी के परिवार को वित्तीय सहायता मिलती रहे, इसलिए ड्यूरिंग सस्पेंशन उसको 50% सैलरी मिलती रहती है विभाग से। सर, एक सवाल और यहाँ पर बनता है, रिटायरमेंट अगर किसी व्यक्ति का हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद अगर सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार संबंधी रविंद्र जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। अभी आ रही है आवाज हमारी? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है रविंद्र जी मेरा। चलिए फोन को कनेक्ट किया जाए, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं। अभी तक हमने कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की कि कर्मचारी विभागीय कार्रवाई अगर उस पर हो तो क्या उसे निलंबित किया जाता है, इस तरह की चीज़ों को हमने समझने की कोशिश की। अच्छा, घूस मांगने के आरोप में किस तरह के सबूतों की ज़रूरत होती है और अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ शिकायत कर सकते हैं, इन तमाम सवालों के हमने जवाब तलाशने की कोशिश की। तो आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपसे भी इस तरह की कोई घटना आपके साथ घटित हुई हो, किसी ने आपसे रिश्वत मांगी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या अधिकार हैं, किस कानून के तहत आप किसी व्यक्ति को कोर्ट तक घसीट के ला सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझना होगा। हमारे कई सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम प्रदीप जी से हम जुड़े। प्रदीप जी, आवाज़ आ रही है आप तक? जी, हमारा अगला सवाल यही है कि जब मान लीजिए रिटायरमेंट हो जाता है किसी व्यक्ति का, कोई रिटायर हो जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद अगर सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार संबंधी जांच बैठती है तो फिर क्या किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है इसके लिए? पुलिस की परमिशन इतनी जरूरी नहीं है क्योंकि विभागीय कार्यवाही होती है। इसमें सबसे पहले तो क्या चीज है कि डिपार्टमेंट को पोस्ट रिटायरमेंट भी अगर प्रोसेस किसी रिटायर्ड आदमी के खिलाफ भी चलाना है जी, तो उसको एविडेंस बेस्ड सिस्टम है। हम बोलते हैं ऐसे अधिकारी को हम बोलते हैं डेलिक्वेंट पब्लिक सर्वेंट। जी, उस अधिकारी के पास आप अगर उसके खिलाफ कोई चार्जेस आ गए तो पहले उसको एविडेंस लीड करना पड़ेगा। एविडेंस लीड करने के बाद, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है
कि नो वन शुड बी कंडम्ड अनहर्ड। किसी भी आदमी को उसका पक्ष सुनने बिना आप अपराधी घोषित नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में उसको भी एक मौका दिया जाता है कि जो विटनेसेस हैं उन विटनेसेस को वो क्रॉस एग्जामिन करे, और जो आईओ होगा उस केस में उसके पास पावर होती है कि वो जिन जिन विटनेस को वो चाहेगा उनको वो सम्मन कर सकते हैं। अब रविंद्र जी, एक बात, अभी तक जितनी भी बातें हमने कही ये सब उस अधिकारी के खिलाफ कही कि जो रिश्वत लेता ही लेता है। इसका एक पहलू दूसरा भी है। इसका दूसरा पहलू क्या है कि आप देखिए कि जो लेने वाला अगर दोषी है जी, तो देने वाला भी तो दोषी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो दे रहा है, अगला सवाल यही था मेरा कि घूस देना भी क्या जुर्म है? जी जी जी, वही मैं कहना चाह रहा था आपको जी जी कि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका काम नहीं हुआ या किसी और कारण से आपकी बात नहीं बनी, आपने उठाकर उस अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। ठीक बात। लेकिन आपकी ये कंप्लेंट वो झूठी है सच्ची है तो बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता लगेगी, लेकिन आपकी एक कंप्लेंट के कारण से किसी एक का भविष्य भी तो अंधकार में आ सकता था। ठीक बात। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए लॉ में प्रोविजन है कि जो घूस देने वाला है जी, वो भी एक अपराधी है और उसके लिए भी 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। और एंटी करप्शन जो सर, चलते चलते ये भी जानना कि किस सेंस में वो अपराधी है? अपराधी इसलिए क्योंकि लॉ कहता है कि देने और लेने वाला दोनों अपराधी है। ठीक है। आप भी तो इन्हें वे इस तरह की प्रैक्टिस को एनहांस कर रहे हैं, इस तरह की नहीं, लेकिन साबित करने के लिए तो सबूत चाहिए होंगे। जब तक वो देगा नहीं तो सबूत कैसे बनेगा उसके पास? नहीं, कई बार क्या होता है, मैंने जैसा बताया कि खाली कह देना से काफी काम नहीं होता है, क्योंकि पूरी साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। राइट। तो जो उसके पास सबूत होंगे वो देगा। कई बार क्या होता है, सबूतों के अभाव में भी जी कंप्लेंट कर देते हैं कंप्लेंट करने के लिए। ठीक बात है। तो इसलिए उस टाइम पे अगर किसी के पास कोई सबूत नहीं है इस तरह का और फिर भी वो किसी के खिलाफ अगर कंप्लेंट कर देता है और उस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर ये बात प्रूव हो जाती है कि इसने ब्राइब ऑफर किया था, ठीक बात है, तो वो भी उतनी ही सजा का प्रावधान है उसके अंदर। ठीक है। चलिए, वक्त की कमी हमारे पास, बहुत सारे सवालों के जवाब उम्मीद करते हैं मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रदीप शर्मा, हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए, भ्रष्टाचार संबंधी कानून के बारे में बताया। अगर आपको कोई सवाल पूछना होता है तो निश्चित तौर पर ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है आपके लिए कानून की जानकारी हासिल करने के लिए। तो आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।